हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास जीपीएस। आज बच्चों अपन देखेंगे कक्षा जो है 12वीं अर्थशास्त्र के अध्ययन ग्रंथ में 12वां जो पाठ था अपन को उसका जो है तीसरे भाग में देखेंगे लेक्चर में। अब तो व्यापारिक बैंकों के दोष। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर व्यापारिक बैंक के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। पहला, भारतीय जो है व्यापारिक बैंक जनता की जमाओं को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं रह सकते। जितना जो जनता लोग जमा करते उसको आकर्षित नहीं रह सकते बोलते हैं यहाँ पर। दूसरा है, भारत में बैंकों का विस्तार असंतुलित ढंग से हुआ, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ बोला। दूसरा है देखेंगे तीसरा नंबर, अन्य देशों की तुलना में भारत में कम बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, मतलब विदेशों में जितना सुविधा है यहाँ पर जो बैंक है उसमें कम सुविधा है बता रहा है, जो है उसका दोष में है ना। चौथा है, अधिकांश व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को कुशल एवं शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं, मतलब उसका तुरंत तत्काल कार्य नहीं हो पाता जो विदेशी बैंक में होता है। पांचवा देखिए, कुछ बैंक अपनी पर्याप्त मात्रा में जमा है ना जमानत रख कर ऋण प्रदान कर देते हैं, जिसके कारण इन ऋणों की अदायगी में कठिनाई उत्पन्न होती है, मतलब उसको प्राप्त नहीं कर पाते। छठवां, अधिकांश भारतीय जनता जो है अशिक्षित मतलब होने के कारण बैंकों पर विश्वास नहीं करती, जिससे कि बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है ना। सातवां देखेंगे, भारतीय जो है व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उचित निर्देशन या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, फलतः उसका जो वांछित प्रगति नहीं हो पाती, मतलब उसका सही नियम मालूम नहीं होते या उसको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आठवां दिया बच्चों, व्यापारिक बैंकों में ऊपर से नीचे तक के स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त होते जा रहा है यहाँ पर, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, फलतः ग्राहकों को इस भ्रष्टाचार के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला है नौवां देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं को बढ़ाने के लिए बैंक ब्याज दर बढ़ाकर आपस में जो है अन्य प्रतियोगिता करते हैं, जिसका बैंकिंग विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो है आपका जो दोष देखेंगे व्यापारिक बैंक के। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर व्यापारिक बैंक को दोषों को दूर करने के सुझाव बताना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो दूर करने के उपाय, पहला जो व्यापारिक बैंकों के संतुलन विकास के लिए इसकी नई शाखा पिछड़े एवं ग्रामीण में खोली जाना चाहिए, मतलब पिछड़े जो है क्षेत्रों में खोलना जाना चाहिए जो है कम विकसित वाला। दूसरा है, पूंजी की कमी को दूर करने के लिए बैंकों द्वारा जमा योजना को आकर्षण बनाया जाए, मतलब कुछ इनमें उपयोग किया जाए बोला जाता है। तीसरा है, व्यापारिक बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा इन पर लगाए जाने वाले करों में छूट प्रदान की जाना चाहिए। चौथा है, बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, मतलब उसके योग्य कर्मचारी। पांचवा, देश में बैंकिंग संबंधी शिक्षा की प्राप्त जो है व्यवस्था की जानी चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए है ना। छठवां है देखो, व्यापारिक बैंकों को प्रतियोगिता के स्थान पर पारस्परिक सहयोग की नीति अपनानी चाहिए, मतलब जो प्रतियोगिता ना होकर आपसी सहयोग। सातवां, रिजर्व बैंक ऐसे नियमों और कानून बनाए कि बैंकों में होने वाले भ्रष्टाचारों को रोका जाए, मतलब जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोका जाए। ये सब क्या है, व्यापारिक बैंक को जो है दोषों को दूर करने के उपाय बताए गए। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक प्रणाली द्वारा मुद्रा का सीजन सृजन, मतलब नया करना, मनी जो है क्रिएशन बाय द कमर्शियल जो है बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति 3 स्रोत से होता है। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट जारी कर, केंद्र सरकार द्वारा सिक्के जारी कर, तथा वाणिज्यिक बैंक द्वारा नकद कोष के आधार पर मुद्रा का सृजन किया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, वाणिज्य बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं। ये जमाएं बैंक के लिए दायित्व है तथा जमाकर्ता ये जमाएं किसी भी समय निकलवा सकते हैं जितना जमा करते हैं उसको, किंतु वाणिज्यिक बैंक अपनी अनुभव के आधार पर कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग ही नकद कोष के रूप में रखना सुनिश्चित समझती है, क्योंकि वह जानती है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में इन जमाओं की मांग नहीं करेगी एवं शेष जमाओं को उधार के रूप में निवेश परियोजना में कर देता ताकि उसको ब्याज मिलता है। बैंक द्वारा अपने पास रखे गए आवश्यक नकद कोष को आवश्यक नकद कोष कहते हैं। आवश्यक नकद कोषों को छोड़कर बैंक शेष रकम से ब्याज अर्जित कर सकती है, परंतु बैंक कभी भी नकद के माध्यम से ऋण नहीं देते, बल्कि वे ऋणी के नाम से एक खाता खोलते हैं तथा ऋण की राशि को खाते में जमा मद के रूप में दिखाई जाता है। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक जमाओं के माध्यम से मुद्रा का सृजन करता है एवं इस प्रकार बैंक जो है ऋण देकर केवल मांग जमाओं के रूप में इस राशि के बराबर अपनी वित्तीय देयता को बढ़ाते हैं। अतः मांग जमा मांग पूर्ति का एक घटक है। अपने नकद कोष के आधार पर बैंक जो है मुद्रा स्फूर्ति का सृजन करता है, मतलब उसके पास जितना जमा उसके हिसाब से।
इस प्रकार बैंक के द्वारा सृजित मुद्रा जो है पूर्ति बैंक के द्वारा साख सृजन या बैंक के द्वारा मुद्रा सृजन कहलाता है। साख सृजन या बैंक सृजन करना मतलब नए को करना। ठीक है बच्चों, निम्न सूत्रों का प्रयोग करके वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा साख और निर्माण का आकलन किया जा सकता है। यहाँ पर वाणिज्यिक जो है बैंकों द्वारा सृजित मुद्रा साख बराबर होता है 1/RR गुणित नगद कोष। यह जो RR से अभिप्राय है वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में कोषों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चा, अगला देखेंगे यहाँ पर वाणिज्य बैंक के कोषों की आवश्यकता, नीड फॉर फंड टू कमर्शियल बैंक। अन्य देशों में यह निर्णय जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उनके ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं तथा निर्धारित किए जाते हैं कि भारत में यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है। भारतीय जो है बैंक प्रणाली में यह नगद आरक्षित अनुपात जो है कैश रिसीव रेशियो के नाम से प्रसिद्ध है। इसे विधिवत आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, है ना, लीगल रिसर्च रेशियो भी कहते हैं। भारत में नगद राशि को वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नगद कोष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। अब आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर मौद्रिक नीति के उपकरण या विधि, इंस्टीट्यूटमेंट मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी ऐसे को बोलते हैं मॉनेटरी नीति के उपकरण देखेंगे। यहाँ पर इन उपकरणों को दो भाग में विभाजित किया गया है, मात्रक तथा गुणात्मक। पहला देखिए मौद्रिक नीति के मात्रक उपकरण के देखेंगे, क्वांटिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो है विभिन्न मात्रक उपकरण के निम्न है। पहला नगद आरक्षित अनुपात, कैश रेशियो, है ना, रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात CRR से अभिप्राय बैंकिंग जो है वाणिज्यिक बैंकिंग की कुल मांग जमाओं के प्रतिशत से है जिसे वे नगद कोष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रखते हैं। वर्तमान समय में भारत में नगद आरक्षित अनुपात बैंकों की कुल जमाओं का लगभग 4% है। इसका साख गुणा इस प्रकार निकालेंगे के बराबर जो है 1/CRR बराबर 1/4 मतलब 4% मतलब 25% है। यहाँ पर साख या मुद्रा गुणांक साख की अधिकतम मात्रा को व्यक्त करता है। अब आता है वैधानिक जो है तरलता अनुपात, स्टेटरी, है ना, लिक्विडिटी, है ना, जो दिया है लिक्विडिटी रेशियो। इससे जो है प्राय तरल परिसंपत्तियों से है। SLR भी भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक कानूनी आवश्यकता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है। तरल परिसंपत्ति में नगद, स्वर्ण तथा भार मुक्त जो है अनुमोदित प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश आरक्षित जो है मतलब रिजर्व रेशियो अनुपात की अपेक्षा इन विनिवेशों पर कुछ हद तक ब्याज कम कमा सकते हैं। जैसे SLR का उपयोग विकास में वृद्धि तथा मंदी को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। SLR के द्वारा अर्थव्यवस्था में धन के संचार को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान में SLR बड़ा 19.5% है ना। यहाँ पर ध्यान रखना। रेपो दर का मतलब बैंक को अपने दैनिक जो है कामकाज के लिए प्राय ऐसे बड़ी रकम की ज़रूरत होती है जिसकी म्याद 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता वो। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें से सबसे सामान्य है कि केंद्रीय जो है बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो दर कहते हैं। वर्तमान में रेपो दर जो है 6.60% है। रेपो दर कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। अर्थात बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वही भी उन्हें बढ़ाना होता है। अब अगला देखेंगे रिजर्व रेपो दर। तो जब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह रेपो दर का विपरीत है। बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाता है।
बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज मिलेगा। रिजर्व बैंक में रखेगा, है ना। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है उसे रिजर्व जो है रेपो दर कहते हैं, ब्याज मिलता है उसको। यदि रिजर्व बैंक को यह लगता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा नकदी है तो वह रिजर्व और रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है, जिससे बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना धन आरबीआई के पास रखने के लिए प्रोत्साहन हो जाता है। और वर्तमान में यह दर जो है 5.75% रह जाता है। अब पाँचवें देखेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब केंद्रीय जो है बैंक खुले बाजार में स्वयं अपने बैंकों के प्रतियोगी के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय खरीदता है वहाँ पर, तो इस क्रिया को खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा मुद्रा जो है बाजार में बिलों या प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय खुले बाजार की क्रिया में शामिल है। इन क्रियाओं के द्वारा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोष में परिवर्तन कर साख पर नियंत्रण करता है। व्यापारिक बैंक ही साख का निर्माण करते हैं और साख विस्तार की शक्ति उनके नकद कोष पर ही निर्भर करती है। नकद कोष जितना अधिक होगा साख का विस्तार भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया आपका जो है उद्देश्य में खुले बाजार की प्रक्रिया जो है क्रिया के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न के पहले साख की लागत तथा उपलब्ध की मात्रा को प्रभावित करना जो रहता है उसके पास साख, है ना। दूसरा सरकारी प्रतिभूति मूल्य में स्थिरता रखने के लिए, और तीसरा है बैंक दर नीति की सफलता के लिए। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर जो है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पहला है सीमांत आवश्यकता, मेरिन जो है रिक्वायरमेंट के अंतर्गत जो सीमांत आवश्यकता से प्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण जो है तथा जमानत वाली वस्तुओं के वर्तमान मूल्य के अंतर से। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने 90 लाख रुपया के ऋण के लिए 1 करोड़ रुपया मूल्य की अपनी ज़मीन जो है बैंक के पास जमानत के रूप में रखता है, तो इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 10 लाख मतलब 1 करोड़ या 90 लाख होगी। जबकि सीमांत आवश्यकता बढ़ा दिया जाता है तब साख की पूर्ति कम करने की आवश्यकता होती है उसके लिए, और इसके विपरीत जब सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है तो तब जो साख की पूर्ति का विस्तार करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1956 के बाद से इस पद्धति को उपयोग किया है। अगला साख का रसायन है ना रीजनिंग जो दिया है। साख की रीजनिंग जो है साख नियंत्रण की वह रीति है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक परिस्थितियों आवश्यकता के आधार पर साख निर्माण की अधिकतम सीमा निश्चित कर जाता है, और फिर बैंक जो विभिन्न बैंकों में व्यवसाय के लिए कोटा निर्धारित किया है कितना आपको जमा करने वाला है ना। ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकता जितना उसको आदेश मिला है। साख की रनिंग शब्द जो है रनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रिया के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर रोक लगानी चाहिए। नैतिक प्रभाव मोरल जो है शोषण, कभी कभी जो है केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें अपने दिशा निर्देश के अनुसार काम कराने के लिए सहमत कर लेते हैं। नैतिक प्रभाव में मान्य तथा दबाव डालने का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर जो है नैतिक में ना केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक को अपने निवेश प्रयत्नों का पालन करने के लिए मनाता है, लेकिन यदि वह अपने मनाने में असफल हो जाता है तो वह देश के शीर्ष बैंक के रूप में आवश्यक दबाव का प्रयोग करता है। तो अगला देखेंगे बच्चों आपका चौथे भाग में केंद्रीय बैंक के बारे में। आज के लिए गुड बेटा साथ में।